हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट्स राजस्थान एपीओ के लिए। इससे पहले मैंने सेक्शन 20 तक आपको कवर करा दिया था। आज 21 से कवर करना है और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है उस लेक्चर को, इसलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स राजस्थान एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी सेक्शन तो सेम ही है, यही पूछा जाएंगे, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं सेक्शन 21 की बात करूं, क्योंकि आपका राजस्थान एपीओ में सेक्शन 21 से 25 तक पूछा जा रहा है, तो जल्दी से अपना बेयर एक्ट रख लो अपने साथ। मैंने भी रख लिया है। ठीक है, अब अपना जो है आपका सेक्शन 21 ओपन कर लो। ठीक है, सेक्शन 21 ओपन कर लो, जो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट्स की। तो यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 21 का। देखो, जैसे जैसे इसके सब क्लॉज हैं, जैसे जैसे इसमें प्रोविजंस हैं, प्रोविजो है, मैंने सब कुछ उसी तरीके से आपको इसमें वन लाइनर नोट्स में बता रही हूँ। तो फटाफट से अच्छी से प्रिपरेशन करेंगे और साथ के साथ अपना बैरक में मार्क करते हुए चलेंगे। देखिए, ये कह रहा है जो हमारा 21 का एक क्लॉज है, बीएनएस का जो ऑफेंस है। अब बात यहाँ पर हो रही है कि कोई भी ऑफेंस अगर हुआ है तो किस कोर्ट के पास क्या पावर रहेगी। तो देखिए, बीएनएस का ऑफेंस हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड कोर्ट द्वारा ट्राई किया जा सकता है। तो बीएनएस का ऑफेंस कौन कौन ट्राई कर सकते हैं? तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को तो स्पेसिफिकली बता दिया, ये तो कर ही सकते हैं। बाकी जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई है कोर्ट, वो भी ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये तो ठीक है, क्या फर्स्ट शेड्यूल वाला डाल देते हैं, फिर ऑल ऑफ द अबव तो याद रखना है। लेकिन इसका एक बात याद रखना, प्रोविजो ये कहता है, जो बीएनएस के सेक्शन है, सेक्शन 74 से लेकर 71 वाले, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, जिसमें रेप वगैरह के ऑफेंसेस हैं, ठीक है। तो इसके जो ऑफेंसेस का ट्रायल है, जहां तक प्रैक्टिकेबल हो ना, विमेन प्रिसाइडिंग जज ही करे, ठीक है, और उसी वाले कोर्ट में हो। ये सिर्फ एक प्रोविजो दिया है, मैंडेटरी नहीं है। क्या लिखा है? एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ठीक है। उसके बाद इसका बी क्लॉज क्या कहता है? बी कहता है कि अगर किसी और लॉ के ऑफेंसेस भी हैं तो उसका ट्रायल उस लॉ में स्पेसिफाइड कोर्ट द्वारा होगा, है ना। जैसे पॉक्सो के ऑफेंसेस होते हैं, स्पेशल कोर्ट द्वारा होता है। इसी तरीके से जो हम एससी एक्ट पढ़ते हैं, उनके अपने अलग से जो है इस्टेब्लिश्ड होते हैं एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट। तो इसमें कहा गया कोई अन्य लॉ की ऑफेंस है तो उसका ट्रायल उसी लॉ में जो स्पेसिफाइड कोर्ट है उसके द्वारा होगा। यदि कोर्ट स्पेसिफाइड नहीं है तो हाई कोर्ट, फर्स्ट शेड्यूल में जो दिए गए स्पेसिफाई कोड है, फिर वो कर सकते हैं, ठीक है। अब अजय सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कौन सी ऐसी सेंटेंसेस है जो हाई कोर्ट पास कर सकता है या सेशन जज पास कर सकते हैं। तो जो 22 का वन है, क्योंकि 22 का वन पहले आता है, तो इसमें हाई कोर्ट की पावर दी गई है। तो हाई कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट है, वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे हम सेशन जज की, तो जो सेशन जज है, ये एडिशनल सेशन जज है, वो भी कोई सेंटेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने डेथ सेंटेंस दी है तो हाई कोर्ट से कंफर्म कराना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन बनता है। 23 ये कहता है विच जो सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, अब मजिस्ट्रेट कौन सी सेंटेंस पास कर सकते हैं? तो देखो, जो सीजीएम है, ठीक है, वो डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, 7 साल से ज्यादा तक की सजा नहीं दे सकते। तो फिर क्या दे सकते हैं भाई? 7 साल जो है उससे कम तक की सजा, या 7 साल तक की सजा, या उससे कम तक की सजा जो है सीजेएम दे सकते हैं। फिर बात आई जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो वो कितनी सजा दे सकते हैं? तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल तक की सजा, और फाइन 50,000 रुपए तक का फाइन दे सकते हैं, या फिर दोनों दे सकते हैं, या फिर कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट में सीजेएम, सेकंड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और थर्ड में है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर। इसमें कहा गया जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, वो क्या इम्पोज कर सकते हैं? वो सिर्फ 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट जो है दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुद आप सेकंड क्लास हो, आप खुद सेकंड क्लास हो, तो आप फर्स्ट ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट दोगे ना, ठीक है। और फाइन आप वही, आप 10,000 तक का फाइन दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, या कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो क्विक रिविजन में देखो, सीजीएम 7 साल, ठीक है, सीजीएम 7 साल तक, जेएमएफसी 3 साल तक, और जेएम सेकंड क्लास 1 साल तक, ठीक है। आ जाइए इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। अभी जो पेमेंट देने की पावर दी गई है, ठीक है, जैसे कि जज साहब ने पनिशमेंट भी दे दी, और क्या कहते हैं, पेमेंट करने के लिए भी बोला कि आप इतना फाइन पे करो। अब फाइन पे नहीं कर रहे हैं एक्यूज, तो फाइन पे नहीं कर रहा है एक्यूज, अब क्या किया जाए? ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है। फाइन पे नहीं करे, लो उसके बदले एक और इम्प्रीजनमेंट लो। तो वो जो डिफॉल्ट में इम्प्रीजनमेंट मिलती है वो कैसे मिल सकती है? तो कहा गया, अगर मजिस्ट्रेट, ठीक है,
यहाँ पर कहा गया अगर फाइन ना भरने पर, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने फाइन लगाया, उसको ना भरने पर डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब, डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, लेकिन सेक्शन 23 की लिमिट के अधीन। अब देखो 23 की लिमिट क्या थी, अभी हमने पढ़ा ऊपर, भाई मजिस्ट्रेट को कितनी पावर है फाइन लगाने की, 50,000 या 10,000। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं तो सेक्शन 23 के अंदर क्या जो सेक्शन 23 के अंदर इम्प्रिजनमेंट कितनी थी, 3 साल 1 साल, ठीक है। तो आपने फाइन ना भरने पर इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो, लेकिन उतनी ही तो जितनी आपके पास पावर है। ये सिंपल सी 24 के 1 में बात की गई, 23 का रेफरेंस लिया गया। 24 का 1A कहता है डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मजिस्ट्रेट की सेक्शन 23 वाली जो सेंटेंसिंग पावर से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। एक तो इसके अधीन रहकर होगी, ये भी बात सही है, और ये बोला गया जो ये सेक्शन 23 में जो पावर, ये जो सेंटेंस देने की पावर है उससे एक्सीड नहीं करेगी। जब आप खुद ही 7 साल तक की जो है इम्प्रिजनमेंट देने की पावर रखते हो, तो आप 8 साल तक की इन डिफॉल्ट नहीं दे दोगे पेमेंट ना करने पर, ठीक है। ये बात की गई है। इसका 1 का बी ये कहता है यदि सब्सटैंटिव जो इम्प्रिजनमेंट दी भी गई है, तो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मजिस्ट्रेट की कंपिटेंट इम्प्रिजनमेंट के 1/4 से अधिक नहीं, ये 1/4 से अधिक नहीं होगी। इसका कॉन्सेप्ट हमेशा पूछा जाता है, ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे एक बात की गई, अगर सब्सटेंटिव इम्प्रिजनमेंट दी भी गई है, मतलब कि एक तो पनिशमेंट मिली, इम्प्रिजनमेंट मिली है, साथ के साथ फाइन भी मिला है। अब फाइन ना मिलने पर आपको इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मिल रही है, लेकिन यह बात की गई अगर सब्सटेंटिव इम्प्रिजनमेंट दी गई है, ठीक है, ऑलरेडी सब्सटेंटिव आपको मिल चुकी है पनिशमेंट, तो अब आपको डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मिलेगी ना, तो जो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट है वो मजिस्ट्रेट के जो कंपिटेंट इम्प्रिजनमेंट के 1/4 से अधिक नहीं होगी। तो जितनी भी पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को इम्प्रिजनमेंट देने की, उससे 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकते वो इन डिफॉल्ट में, ठीक है। लेकिन 24 का 2 ये कहता है अगर डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट जो है सेक्शन 23 के तहत अवॉर्डेबल मैक्सिमम सब्सटेंसिव इम्प्रिजनमेंट के अतिरिक्त भी हो सकती है। तो मतलब जो आप डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं ना, वो जैसे कि 7 साल तक की पावर सीजीएम के पास है, तो वो तो 7 साल की है, लेकिन जब आप डिफॉल्ट में दे रहे हैं तो वो सेक्शन 23 के जो तहत आप अवॉर्ड करें उसके क्या होगी, उसके एडिशन में होगी, ठीक है। तो मतलब 7 साल प्लस 2 ईयर्स हो सकती है ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 7 साल के अंदर ही अंदर होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि अब आपको ये इन डिफॉल्ट मिल रही है। ये बात 24 के 2 में की गई। फिर बात की गई सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। एक ही ट्रायल चल रहा है, बहुत सारे अपराध आपने किए हैं, है ना, बहुत सारे अपराध का आपके ऊपर एक ही ट्रायल चल रहा है। अब उस केसेस में कैसे कन्विक्शन दे, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था एक ऑफेंस एक ट्रायल, लेकिन एक ये भी तो केस हो सकता है ना कि एक ट्रायल और बहुत सारे ऑफेंसेस ट्राई किए जा रहे हैं, अब उसमें कैसे कन्विक्शन दे। तो इसमें कहा गया एक ट्रायल में अगर 2 या 2 से अधिक ऑफेंस में कन्विक्शन हो रहा है ना, जैसे चोरी भी करी है और मर्डर भी किया है और इस तरीके से, है ना, तो ऐसे केस में जो है कन्विक्ट होने पर ऑफेंस की, ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, ऑफेंस की ग्रेविटी देखते हुए पनिशमेंट को कॉन्करेंट या कॉन्जिक्यूटिव चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अगर आप एक से ज्यादा पनिशमेंट दे रहे हैं, थेफ्ट की भी दे रहे हैं और आपने ग्रीवियस हर्ट किया उसकी पनिशमेंट दे रहे हैं, तो अब ऐसे में जो पनिशमेंट है वो चलेगी कैसे। तो इसमें कहा गया जो है कोर्ट बताएगा कि कॉन्करेंट चलेगी, मतलब साथ के साथ पनिशमेंट चलेगी, या कॉन्जिक्यूटिव चलेगी, मतलब पहले एक सेंटेंस खत्म होगी उसके, जैसे पहले थेफ्ट की जैसे 2 साल की पनिशमेंट मिली है, पहले थेफ्ट की खत्म होगी, फिर 3 साल की ग्रीवियस हर्ट की मिले, फिर 3 साल की ग्रीवियस हर्ट की खत्म होगी, या तो कॉन्जिक्यूटिवली चलेगी या कॉन्करेंट चलेगी। ये क्या है, जो है कोर्ट बताएगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात की गई है, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, सजाएं जब साथ साथ चल रही है, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है कि सजा एक के बाद एक चल रही है, ठीक है। 25 का 2 ये कहता है केवल इसलिए कि केस हायर कोर्ट को भेजना आवश्यक नहीं है, ठीक है, केवल इसलिए केस हायर कोर्ट को भेजना आवश्यक नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस की एग्रीगेट पनिशमेंट सिंगल ऑफेंस के लिए कोर्ट की पावर से अधिक है। हमने क्या पढ़ा था, कोर्ट की पावर क्या है, ठीक है, जो ऊपर ये हमने पढ़ कर आए हैं ना, ये 7 साल 3 साल 1 साल, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ पे तो 3-4 ऑफेंसेस एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, 3-4 ऑफेंसेस एक साथ हुए हैं, तब उसका ट्रायल चल रहा है। तो इस केस में क्या कहा गया, ठीक है, केवल इसलिए कि केस हम हायर कोर्ट को नहीं भेज देंगे, मजिस्ट्रेट साहब केवल इसीलिए जो केस है वो हायर कोर्ट को नहीं भेज देंगे, क्योंकि जब कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस को जब हम एग्रीगेट कर रहे हैं,
ठीक है, तो वो कोर्ट की पावर से अधिक हो गई है। जैसे कि सीजेएम के साथ के पास थी पावर 7 साल की, लेकिन किसी जो है जो एक्यूज है उसने थेफ्ट भी किया, ग्रीवियस हर्ट भी किया, उस तरीके से जब सजा हुई तो वो तो 10 साल हो गई। 2 साल की सजा, 3 साल की सजा, 5 साल की सजा, 6 साल की सजा, ऐसे करते वो लगा लो 10-12 साल की सजा हो गई। अब क्योंकि 10-12 साल की सजा हो गई तो क्या सीजेएम साहब जो सीजेएम है क्या वो उनको अब उनको क्या इस अपने केस को हायर कोर्ट को भेजना पड़ेगा कि नहीं ये तो मेरी अथॉरिटी से ज्यादा की जो है मैं इसको डील नहीं कर सकता, इतनी मेरे पास पावर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर ट्रायल में एक से ज्यादा ऑफेंसेस की वो सजा सुना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ केस हायर कोर्ट को भेजना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब एक बात और की गई है यहाँ पे, कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट किसी भी स्थिति में 20 ईयर से अधिक नहीं होगी। जब आप एक के बाद एक के बाद एक सजा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफेंसेस हुए हैं और आपने बहुत सारे ऑफेंसेस की पनिशमेंट दे रहे हैं, तो याद रखना 20 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते आप। कितने साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते? 20 साल से। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जो इम्प्रिजनमेंट है आपकी वो कितने साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए? 20 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर 25 का 2 का भी ये कहता है जो एग्रीगेट पनिशमेंट है सिंगल ऑफेंस के लिए कोर्ट द्वारा दी जा सकने वाली पनिशमेंट के ट्वाइस से अधिक नहीं होगी। अब एक बात सुनो, जब आपने एग्रीगेट पनिशमेंट दी, ठीक है, जैसे सीजीएम ने एग्रीगेट पनिशमेंट दी, जब पूरी एग्रीगेट पनिशमेंट हम मिला रहे हैं, मतलब एग्रीगेट मतलब होता है सारी एक साथ। अब सिंगल ऑफेंस के लिए कोर्ट द्वारा दी जाने वाली पनिशमेंट की अब जो कोर्ट है सीजीएम वो कितने साल तक की सजा दे सकते हैं? 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। उसने बोला अब सात जो कोर्ट दे सकते हैं सजा उसकी ट्वाइस से अधिक नहीं होनी चाहिए। ट्वाइस कितनी है? 7 साल का कितना होता है ट्वाइस? 14 ईयर्स होता है। तो जब हम आप एग्रीगेट पनिशमेंट की बात कर रहे हो तो एग्रीगेट पनिशमेंट आपकी क्या है? जो कोर्ट है उसकी जो पावर है पनिशमेंट देने की उससे ट्वाइस नहीं होनी चाहिए। याद रखना क्या बात हुई है यहाँ पे, उससे उसकी पावर जो है कोर्ट की उससे ट्वाइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट पनिशमेंट की बात हो रही है, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझ लो, ये कॉन्सेप्ट बार 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 आता है, ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और ये वाला भी पॉइंट याद रखना, ठीक है, कि कॉन्जिक्यूटिव इम्प्रिजनमेंट किसी भी, देखो जब आप यहाँ पे पॉइंट देखेंगे ना, इन नो केस सच शैल बी सच in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 20 years। ये तब बात हो रही है कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस की, क्योंकि 25 को ही तो आगे बता रहा है ना, ठीक है। और उसके बाद क्या बात की गई, अगर आप एग्रीगेट पनिशमेंट, देखो एग्रीगेट पनिशमेंट में ट्वाइस वर्ड याद रखना, और जब इम्प्रिजनमेंट जब है आपकी 20 साल से वैसे ज्यादा नहीं होगी तो वो 2 के ए में बात की गई है। 25 का 3 कहता है अपील करोगे, ठीक है, और जब एग्रीगेट कर रहे हो आप कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस इज डीम्ड टू बी सिंगल सेंटेंस। जब आप क्या है, जब मामला अपील के लिए जा रहा है, तो अपील के लिए जब मामला जा रहा है तो उस पर्पस के लिए हम इसको एक ही सेंटेंस मान रहे हैं, क्योंकि वैसे तो आपका जब ट्रायल चला था तो बहुत सारे ऑफेंसेस थे उसमें तो, लेकिन जब आप अपने केस को लेकर अपील में गए तो ऐसा माना जाएगा कि जो ये एग्रीगेट है कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस का मिलाकर वो एक सिंगल सेंटेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 35। उसके बाद सेक्शन 35 अब बात कर रहा है कि पुलिस कब आपको विदाउट वारंट उठा के ले जाएगी, अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। याद रखना, ये आप ऐसे समझते ना, अरे आपने हमें कैसे अरेस्ट कर लिया, ये वो नहीं, पुलिस के पास ये पावर है कि पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। हाँ, अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तब पुलिस को क्या है आपके लिए क्या है वारंट लेकर आना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की काफी चीजें हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमेशा ध्यान से रहना है। अब सुनो, ये कह रहा है इसका सेक्शन 35 के 1 का ए, जो पुलिस ऑफिसर अगर उसकी प्रेजेंस में, ठीक है, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला पर्सन, ठीक है, क्या है बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर खड़े है और कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, पुलिस उठा के ले जाएगी। 1 का भी ये कह रहा है, ठीक है, 7 साल तक जो पनिशेबल होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है, अरेस्ट के लिए रीजनेबल कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन, सस्पिशन और प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आवश्यक है। मतलब कि आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, और उसकी पनिशमेंट क्या है 7 साल तक की है, अगर आप ऐसे में अरेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास या आप और आपके पास क्या है कंप्लेंट आई है इसलिए आपने अरेस्ट किया, आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, आपके पास सस्पिशन के रीजनेबल ग्राउंड है, तभी आप अरेस्ट करिए। मतलब एक मेजर्स बताए हैं इसके लिए, क्योंकि 7 साल तक की सजा है। देखो यहाँ पर तो पुलिस ऑफिसर की जब प्रेजेंस में काम हो रहा है तो यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं जो है वो नहीं बताया है कितने ईयर तक की पनिशमेंट, लेकिन
इसके बी में बताया गया है, ठीक है, कि 7 साल तक की जो पनिशेबल वाले कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें रीजनेबल जब आपको जो है ये कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन सस्पिशन हो रहा है तब आप अरेस्ट कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि पर्सन ने ऑफेंस किया है, ठीक है, जब ऐसा वाला मामला तो पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव होना चाहिए क्या कि जो है पर्सन ने ऑफेंस किया है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अरेस्ट स्पेसिफाइड पर्पस, ठीक है, अरेस्ट स्पेसिफाइड पर्पस के लिए नेसेसरी होना चाहिए, ठीक है, आप अरेस्ट कर रहे हो तो वो जरूरी है अरेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद इसका ए पार्ट कह रहा है फर्दर ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए आपने उसको अरेस्ट किया है। बी पार्ट कह रहा है ऑफेंस की जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए आपने क्या है उस पर्सन को अरेस्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ठीक है, इसको ध्यान से समझते हुए चलना, आप जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे इसको अंडरलाइन कर लेना। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप देख पा रहे होंगे सेक्शन 35 का ए पॉइंट लिखा है, बी के अंदर 1 और 2, फिर ये वही एबीसी लिखे हैं, तो मैं उसी तरीके से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सी क्या बोल रहा है, सी ये कह रहा है एविडेंस को डिसअपियर या टेम्पर ना कर दे एक्यूज, ठीक है, उसको रोकने के लिए, इसीलिए उसको क्या है अरेस्ट किया जा रहा है ऐसे केसेस में जहां पे 7 साल तक की क्या है इम्प्रीजनमेंट है। और रीजन टू बिलीव याद रखना, ठीक है। डी ये कह रहा है केसेस के फैक्ट्स जानने के लिए पर्सन को इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस देने से रोकने के लिए इस एक्यूज को अरेस्ट कर रहे हैं। ई कह रहा है जब आवश्यक हो तब पर्सन की कोर्ट में प्रेजेंट, और हमने इसलिए जो है अरेस्ट किया है ताकि उस पर्सन को कोर्ट में अपियर कराया जा सके, है ना, उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए। प्रोविजर ये कहता है पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने या अरेस्ट ना करने के रीजंस लिखित में रिकॉर्ड करने होंगे। जब 7 साल तक वाली सजा वाला प्रोविजन है तो अरेस्ट किया जा रहा है तो भी रीजन बताओ, ठीक है, अरेस्ट नहीं कर रहे हो तो भी ऐसे केसेस में आपको क्या है रीजंस तो रिकॉर्ड करने होंगे। अब ये हो गया हमारा पूरा 3-1, ठीक है, हमने 335 का 1 पढ़ा जिसमें हमने ए और बी पूरा पढ़ लिया। अब आ जाए उसके बाद सी कह रहा है, और जो मैंने प्रोविजो बताया है ना इसका 31 का बी, रीजंस बताने होंगे ये आपको कि अरेस्ट क्यों नहीं किया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 35 का 1 सी ये कह रहा है, ठीक है, सी कि 7 साल से जब अधिक वाले ऑफेंस है, बी में हमने क्या पढ़ा 7 साल तक की पनिशमेंट, सी कह रहा है 7 साल से अधिक वाले जो अपराध है या फिर जिसमें डेथ पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजन टू बिलीव होने पर बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद है 35 के 1 का डी, ये क्या बात करता है पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो हमने ए में क्या पढ़ा जब पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में हो रहा है तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। 7 साल तक वाली जो है ऑफेंस की है, रीजन टू बिलीव है कि साक्ष्य ना छुपा दे और कोर्ट में इंश्योर करनी है उसकी प्रेजेंस, ये सब चीजें तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिर सी ने बताया उसने कुछ ऐसे 7 साल से ज्यादा वाला है अपराध किया है, डेथ है और इन्फॉर्मेशन मिली है, रीजन टू बिलीव है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। डी ने ये कहा अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो भी उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ई ये कह रहा है कि सस्पेक्ट है, मतलब ऐसे संदेह हो रहा है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजेशन में पाए गए हैं और उससे संबंधित ऑफेंस के रीजनेबली सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो सामान लेके जा रहा है और पुलिस को सस्पेक्ट मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके पास ना ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके पास जो पोजेशन है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में फिर उसको विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एफ में कहा गया पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी में अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, या फिर लॉफुल कस्टडी से जो एस्केप या अटेम्प्ट करने वाले पर्सन को भी फिर क्या है विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो पुलिस ऑफिसर को बिना मतलब ऑब्स्ट्रक्ट मत करना, ठीक है। उसके बाद है जी आर्म्ड फोर्स, ठीक है, जो यूनियन की आर्म फोर्स होती है, ठीक है, तो वो जो आर्मी जो आपका आर्मी मैन है वो क्या कर रहा है, वो डेजर्टर होने के आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन का डेजर्टर होने के रीजनेबल सस्पेक्टेड पर्सन को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अगर पुलिस को लग रहा है ये आर्मी से भागा हुआ पर्सन है तो वो इस बिहाफ पे भी उसको क्या कर सकते हैं अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। एच ये कहता है इंडिया के बाहर किए गए ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है जो इंडिया में ऑफेंस होता है। हम बीएनएस में पढ़ते रहते हैं ना कि ऑफेंस विद इन इंडिया, बियॉन्ड इंडिया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, उस अब वो अगर क्या है कि ऐसे वो पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है, इंडिया के बाहर किए गए ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व है वो पर्सन जो इंडिया में ऑफेंस है, ठीक है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है।
और जिसके लिए इंडिया में एप्रीहेंड डिटेन किया जा सकता है। तो ऑफेंस वो बाहर के देश में कर रहा है ना, अरेस्ट वो यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर भी ऑफेंस माना गया है। अब 35 के 1 क्या कह रहा है कि सेक्शन 394 5 के तहत बने रूल का ब्रीच करने वाले रिलीज कन्विक्ट को भी, जैसे क्या है कन्विक्ट क्या है, वो रिलीज हुआ था, ठीक है, कौन से सेक्शन के तहत रिलीज हुआ है वो, ठीक है, 394 का 5 इस बारे में बात करता है। 394 आपको पता है किस सेक्शन से डील करता है हमारा 394? तो 394 हमारा डील करता है क्या, ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। ये कहा जाता है ना कि जो प्रीवियसली जो कन्विक्टेड ऑफेंडर है वो 5 साल तक, ठीक है, 5 साल के लिए मतलब वो नोटिफाई करेगा अपना एड्रेस की वो अभी कहाँ रह रहा है, ठीक है, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है 394। तो वो इसमें यही कहा गया है कि जो प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर है ना, तो वो क्या है यहाँ पे उसके तहत बने रूल का ब्रीच कर रहा है, ठीक है, वो कन्विक्ट था, अब वो रिलीज हो चुका है, उसको 394 के तहत जो कंडीशन पर उसको बाहर रखा गया है वो उसका ब्रीच कर रहा है, तो भी उसको फिर पुलिस क्या कर सकती है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, इंपॉर्टेंट है। दूसरे पुलिस ऑफिसर की रिक्विजिशन पर भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने बोल दिया कि आप उसको अरेस्ट कर लो तो भी अरेस्ट किया जा सकता है, यदि रिक्विजिशन में पर्सन और अरेस्ट का लॉफुल ग्राउंड स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो रिटर्न में होना चाहिए। 35 का 2 ये कहता है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पर्सन को सेक्शन 39 के अधीन मजिस्ट्रेट के वारंट या ऑर्डर के बिना अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तब आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और अरेस्ट कब होंगे, कब किया जाएगा, जब मजिस्ट्रेट ने वारंट दिया, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तभी, ठीक है। 35 का 3 ये कहता है जहां अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, पुलिस ऑफिसर को ये लग रहा है कि इसको अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, तो वहां पुलिस नोटिस टू अपीयर इशू कर देगी। तो पुलिस क्या करेगी, एक पुलिस उसको क्या करेगी, नोटिस टू अपीयर मतलब दे देगी कि ठीक है अब आपको जब जब अपीयर होना, अपीयर करने के लिए कहा जाएगा आप अपीयर हो जाना, क्योंकि क्योंकि आपको देख के लग नहीं रहा आप भाग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए 35 का 4, ये कहता है नोटिस का कॉम्प्लाई करना पर्सन की ड्यूटी है। पहली बात देखो 35 का 3 ये कह रहा है अरे आपने ऐसे ऑफेंसेस किए हम आपको फिर भी अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम फिर भी आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ क्या कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपीयर होना है। अब आप अपीयर भी नहीं हो रहे, ठीक है, तो 35 का 4 ये कह रहा है ऐसा मत करना, ठीक है, नोटिस का कंप्लाई करना और ये आपकी ड्यूटी है। 35 का 5 ये कहता है अगर आपने नोटिस कंप्लाई करने वाले पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, नोटिस कंप्लाई करने वाले पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक अरेस्ट के रीजन रिकॉर्ड ना किए जाए। अब वो क्या है, आपने उसको अरेस्ट नहीं किया, आपने उसको जो है नोटिस दिया कि कंप्लाई करना है, अब वो नोटिस को कंप्लाई भी कर रहा है, ठीक है, उस नोटिस के अंदर जो भी कंडीशन है उसको कंप्लाई भी कर रहा है, आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और वो अगर आप उसको फिर भी अरेस्ट कर रहे हैं जबकि वो सारी बातें मान रहे हैं, फिर आपको जो है अब उसके अरेस्ट के क्या रीजन है वो आपको बताने पड़ेंगे। 35 का 6 ये कहता है अगर वो जो है नोटिस जो है उसकी कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहा है ना, या फिर अपनी आइडेंटिटी बताने से अनविलिंग मतलब अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता, तो फिर क्या है, कोर्ट ऑर्डर्स के अधीन अरेस्ट किया जा सकता है, फिर कोर्ट क्या है उसको अरेस्ट कर सकती है। 35 का 7 ये कहता है कि 3 साल से कम पनिशेबल वाले जो ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसा अपराध किया है कि जिसकी जो पनिशमेंट है 3 साल से कम है, ऐसे में इनफर्म पर्सन है या 60 साल से ज्यादा का पर्सन है, ठीक है, ऐसे पर्सन को आप डीएसपी से नीचे रैंक के ऑफिसर की प्रायर परमिशन के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, इन्फर्म पर्सन है मतलब ये यहाँ पर अगर बात की जाए तो बेसिकली एक्यूज्ड है, ठीक है, एक इन्फर्म पर्सन है वो एक्यूज्ड है, या 60 साल से अधिक का जो पर्सन है वो एक्यूज्ड है, उसने कोई ऐसा अपराध किया जिसकी सजा 3 साल से कम है, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप अरेस्ट करना चाहते हैं तो आप डीएसपी से परमिशन लेकर आएंगे पहले, ठीक है। तो अगर 3 साल से कम वाली पनिशमेंट है इन्फॉर्म, मतलब ये पूरा याद रखना, ठीक है। 36 क्या कहता है, अब प्रोसीजर क्या रहेगा अरेस्ट का, जैसे हमने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है अरेस्ट का और ड्यूटीज क्या होगी जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहे हैं। देखो अरेस्ट करने वाले पुलिस ऑफिसर के पास क्लियर और विजिबल नेम आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, उनका नाम वगैरह सब क्लियरली दिखना चाहिए। बी कहता है पुलिस ऑफिसर को मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करना चाहिए, ठीक है, तो अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को, बी में कहा गया है। बी का 1 ये कह रहा है मेमोरेंडम कम से कम एक फैमिली मेंबर या रिस्पेक्टेबल लोकल पर्सन से अटेस्टेड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। ये किस बारे में बात कर रहा है 36 का, बी का 1 की जो अब आपने पहली बात तो मेमोरेंडम बनाओ अरेस्ट का, ठीक है, मेमो बना लिया, अब जो इसको अटेस्ट कराओ, अटेस्ट किससे कराओगे,
या तो एक एटलीस्ट एक विटनेस होना चाहिए उसकी फैमिली से, है। अगर वो नहीं है तो कोई लोकल पर्सन, रिस्पेक्टेबल जो लोकल पर्सन है वो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं खाली मेमो बनाया और बात खत्म, उसको क्या कराना चाहिए आपको, आपको एटलीस्ट वन विटनेस से, ठीक है, उसको क्या कह रहा जो अटेस्ट कराना है। इसका 36 का अगर बी का सेकंड की बात करें, मेमोरेंडम पर अरेस्टेड पर्सन का भी काउंटर साइन होना चाहिए। अब उस जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया उसके भी साइन कराओ, ठीक है, आप उसके भी साइन कराओ। 36 का सी क्या कहता है, यदि फैमिली मेंबर ने मेमोरेंडम को अटेस्ट नहीं किया, क्योंकि अभी हमने पढ़ कर है मेमोरेंडम पर तो अटेस्टेशन होना चाहिए, यदि फैमिली मेंबर ने मेमोरेंडम पर अटेस्ट नहीं किया तो फिर अरेस्टेड पर्सन को रिलेटिव, कोई फ्रेंड है या उसने बताया है कि ये जो पर्सन है इसको अरेस्ट की इंफॉर्मेशन देने के राइट के बारे में बताया जाएगा। फिर यदि फैमिली मेंबर ने मेमोरेंडम जो है मेमोरेंडम अटेस्ट नहीं किया, ठीक है, मतलब जब तक, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अटेस्ट करने में टाइम लग रहा है, तो जब तक अटेस्ट नहीं हो रहा है तब तक क्या करो, तब तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो अरेस्टेड पर्सन की, हमने इसको अरेस्ट किया है, उसके रिलेटिव फ्रेंड, ठीक है, बता दो। फिर है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट लेवल पर पुलिस कंट्रोल रूम स्टैब्लिश करेगी, पीसीआर, ठीक है। पुलिस कंट्रोल रूम स्टैब्लिश करेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पे क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बनते हैं खाली डिस्ट्रिक्ट में या खाली स्टेट लेवल पर, या फिर बोथ या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। 37 का भी पूछा जाता है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन में एएसआई एएसआई से नीचे रैंक का ऑफिसर अरेस्ट इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए डेजिग्नेटेड होगा। एक सेकेंड, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई, ठीक है, यहाँ पर लिखा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ, ठीक है। तो मतलब एएसआई से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो हर डिस्ट्रिक्ट में और जो हर पुलिस स्टेशन में एएसआई जो रैंक से नीचे का पुलिस ऑफिसर, मतलब उससे कम का तो रैंक का नहीं होना चाहिए। वो क्या करेंगे, वो अरेस्ट इंफॉर्मेशन जो है, अरेस्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसे मेंटेन करने के लिए डेजिग्नेट किए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में और हर पुलिस स्टेशन में एक ऐसे ऑफिसर होंगे जो पूरा अरेस्ट के इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। बी बात करता है इन्फॉर्मेशन की, जो अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, उनके नाम, उनके एड्रेस, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन का नाम, जितने भी अरेस्टेड पर्सन, अरेस्ट किया गया पर्सन को, उनके एड्रेसेस, ठीक है, ऑफेंस का जो है नेचर, आप इसकी इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करेंगे और प्रोमिनेंटली उसको आप डिस्प्ले करेंगे इंक्लूडिंग द डिजिटल मोड, ठीक है, आप डिजिटल मोड पर भी इसको बताएंगे। उसके बाद आ जाइए आप, एक सेकेंड, उसके बाद आ जाइए आप सेक्शन 38 पर, जो बात करता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एडवोकेट। ये कहता है सेक्शन, अरेस्टेड पर्सन को क्या है भाई, अरेस्टेड पर्सन को इंटेरोगेशन, जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है तो इंटेरोगेशन के दौरान अपनी चॉइस के एडवोकेट से मिलने का राइट है, ठीक है। तो वो अपनी चॉइस के जो है एडवोकेट से मिल सकता है, लेकिन याद रहे पूरे इंटेरोगेशन में एडवोकेट साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन मिल सकता है लेकिन नॉट थ्रू आउट। सेक्शन 39 कहता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में आपने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, या फिर एक्यूज होने वाला पर्सन नेम और रेजिडेंट देने से रिफ्यूज करे, या तो आपने क्या किया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या फिर जो एक्यूज है वो क्या कह रहा है, अपना नाम नहीं बता रहा है, जब पुलिस ऑफिसर पूछ रहे हैं अच्छा नाम बताओ अपना, ठीक है, कहाँ रहते हो, तो नहीं बता रहा है, या फिर बता रहा है तो झूठ, गलत बता रहा है, उस केस में भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि देखो, क्योंकि ये नॉन, हमने पढ़ा था कॉग्निजेबल केसेस में ही आप अरेस्ट कर सकते हो, नहीं भाई, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकते हो अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। और या फिर साथ में क्या है, जब से नाम पूछ रहे हैं, रेजिडेंस पूछ रहे हैं, तो वो मना भी कर रहा है या फिर झूठी डिटेल्स बता रहा है, इसलिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है। 39 का 2 ये कहता है जैसे ही उसने अपना अपना सही नाम बताया और पुलिस को जैसे ही उसके सही रेजिडेंस के बारे में पता चल गया, तो उस पर्सन को बॉन्ड पर या जो है बेल बॉन्ड पर रिलीज किया ही जाएगा, जरूरी है ये। और यदि मजिस्ट्रेट के सामने अपियरेंस रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर उसको रिलीज करना है। प्रोविजो ये कहता है यदि पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, पर्सन इंडिया में नहीं रहता है, तो बेल बॉन्ड इंडिया में रेजिडेंट्स जो है श्योरिटी या श्योरिटी से सिक्योर्ड होगा। तो देखो, अगर पर्सन बाहर का है, ठीक है, तो श्योरिटी फिर ये नहीं वो बाहर के लाएगा, श्योरिटी तो आपको
इंडिया से ही चाहिए। 39 का 3 ये कहता है कि 24 आवर्स में जो है आइडेंटिटी अगर देखो जैसे पकड़ा उसको, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल केस था इन केस, ठीक है, नाम वगैरह पूछा नहीं बताया, ठीक है, अब इस केस में क्या करें आप, 24 घंटे में अगर उसकी आइडेंटिटी एसर्टेन नहीं हो रही है, ठीक है, तो बॉन्ड एग्जीक्यूट ना करने या फिर सफिशिएंट श्योरिटी ना देने पर अब क्या करेंगे, जब ना तो उसने अपनी आइडेंटिटी उसकी पता चल पाई है, 24 घंटे हो गए, बेल और जो है बॉन्ड या बेल बॉन्ड भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, कोई सफिशिएंट श्योरिटी भी नहीं, क्या करें ऐसे पर्सन को, फिर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जाएगा। और ये तो बात वैसे भी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करना ही होता है। उसके बाद है हमारा सेक्शन 40। सेक्शन 40 किस बारे में बात करता है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, प्राइवेट पर्सन क्या कर सकता है, अगर प्राइवेट पर्सन की प्रेजेंस में कोई नॉन वेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, एंड वर्ड है, दोनों चीज होनी चाहिए, ये नहीं सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, वो कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल भी होना चाहिए, तब प्राइवेट पर्सन क्या है, अरेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। साथ में क्या है, और अगर वो पर्सन, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो भी अरेस्ट कर सकते हो, तो 3 पॉइंट याद रखना। टाइम लिमिट ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो अरेस्टेड पर्सन है वो क्या करेंगे, अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू पुलिस विदाउट अननेसेसरी डिले एंड विद इन 6 आवर। अगर प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा है किसी को तो 6 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करना है, हैंड ओवर करना पड़ेगा पुलिस को। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके 2 क्लॉज की, ये कहता है अगर जो पर्सन है वो सेक्शन 35 के 1 के प्रोविजन में आ रहा है तो उसे तो पुलिस उसे कस्टडी में लेगी, ठीक है। इस सेक्शन 42 के बारे में बात की, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा 40 के 1 में कि यहाँ पे प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया तो 6 घंटे में आपको पुलिस के सामने देना ही देना है, ठीक है, अरेस्ट कर रहे हैं। 42 का ये बात करें, लेकिन अगर जो है पर्सन कौन से वाला पर्सन है, 35 के 1 वाले में, तो फिर पुलिस क्या है उसको अपनी कस्टडी में ले लेगी, ठीक है। ये बता अच्छे से समझ लेना। देखो पता है आपको यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना कि अगर 35 के प्रोविजन में अरेस्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहे थे ना विदाउट वारंट, अगर उस तरीके से अरेस्ट किया तो पुलिस उसे कस्टडी में लेगी। पहले यहाँ पे वर्ड पता है क्या था सीआरपीसी में, यहाँ पे वर्ड था री अरेस्ट, और री अरेस्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, री अरेस्ट जैसा वर्ड नहीं होता है, इसलिए फिर बोला गया कि कस्टडी में ले लेगी, ठीक है, क्या करेगी, कस्टडी में लेगी, ये बात याद रखना। फिर आ जाइए उसके बाद सेक्शन 40 का 3, ये कहता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर सस्पिशन है, ठीक है, और पर्सन ट्रू नेम और रेजिडेंस नहीं बता रहा है तो सेक्शन 39 लागू हो जाएगा, और सफिशिएंट रीजन ना होने पर उसे तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर 41 आ जाओ, अब मजिस्ट्रेट साहब जो है अरेस्ट कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन है और उन्हीं की प्रेजेंस में ऑफेंस हो रहा है, तो फिर मजिस्ट्रेट या तो स्वयं ऑफेंडर को अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट करवाने का ऑर्डर दे देंगे। याद रखना उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में, उनकी प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है। सब क्लॉज 2 ये कहता है जो है एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस और लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसे पर्सन को अरेस्ट या अरेस्ट करवाने का डायरेक्शन दे सकते हैं जिसके लिए वे वारंट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट है। आपने पढ़ा ना कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स को जो है वारंट इशू करते हैं और तब पुलिस जाके उनको अरेस्ट करती है, तो इसमें वही बात की गई है कि जब अगर उनके पास पावर है वारंट इशू करने के लिए, ठीक है, अगर वो कॉम्पिटेंट है तो फिर वो ऐसे पर्सन का भी क्या कर सकते हैं, तो अपनी प्रेजेंस और लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसे पर्सन को अरेस्ट करवाने का डायरेक्शन दे सकते हैं। फिर 42 ये कहता है कि जो आर्म फोर्स है यूनियन की, उनके मेंबर को ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में किए गए एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर कंसेंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई आर्म फोर्स का मेंबर है, ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, और ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है तो ऐसे में आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर कंसेंट लेनी होगी, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाली स्पेसिफाइड फोर्स क्लास को यह प्रोटेक्शन दे सकती है
जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल, और देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट आवश्यक होगी। देखो यूनियन फोर्स है, तब तो आप, जब यूनियन की आर्म फोर्स है तब तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की फोर्सेस होती हैं, तो उस केसेस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लोगे। फिर है आपका कि अरेस्ट कैसे होगा, ठीक है, अरेस्ट कैसे होगा, तो देखो अरेस्ट के लिए पर्सन को एक्चुअली टच या कन्फाइन करना होगा ऑब्वियसली, और जब तक वह वर्ड्स या एक्शन से कस्टडी में सबमिट ना करे। जब उसने खुद ही बोल दिया कि ठीक है मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसने अपने एक्शन से वर्ड से बोल दिया, ठीक है, अपने आप को सबमिट कर दिया, तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है, वरना तो उसको टच या कन्फाइन तो करना पड़ेगा। वुमेन को कैसे करोगे, तो वुमेन के मामले में ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट को सामान्यतः कस्टडी में सबमिशन ही माना जाएगा, ठीक है। और क्या कहा गया, सरकमस्टेंसेस की आवश्यकता नहीं है तो पुलिस ऑफिसर उसे टच नहीं करेगा। तो कौन ऑफिसर जो है फीमेल ही उसको टच करेगी, ठीक है ये। लेकिन देखो एक बात याद रखना है, ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर, सरकमस्टेंसेस की आवश्यकता ना हो तो पुलिस ऑफिसर उसे टच नहीं करेगा जब तक ऑफिसर फीमेल ना हो, ये बात लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद 43 का 2 ये कहता है, यदि पर्सन अरेस्ट का फोर्सिबली रेजिस्टेंस कर रहे हैं या अपनी अरेस्ट को इवेड कर रहे हैं, उसका अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अरेस्ट कराने के लिए जो भी आपको यूज करना है आप वो सब नेसेसरी मीन्स यूज कर सकते हैं। 43 का 3 ये कहता है, ऑफेंस का नेचर और ग्रेविटी को देखते हुए जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, रिपीट ऑफेंडर होते हैं, कस्टडी से भागे हुए ऑफेंडर होते हैं, और जो स्पेसिफाइड सीरियस ऑफेंसेस के एक्यूज होते हैं, उनका आप हैंडकफ कर सकते हैं, ठीक है, उनका आप हैंडकफ कर सकते हैं। फिर देखिए इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस कौन से हैं हैंडकफ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज क्राइम जो अभी नया आया बीएनएसएस में, टेररिस्ट एक्ट हो गया, ड्रग रिलेटेड क्राइम हो गया, इलीगल पोजेशन हो गया, आर्म्स एंड अम्यूनिशन का, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफीटिंग करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये हमारे सीरियस ऑफेंसेस है और इसमें हैंडकफ किया जा सकता है। उसके बाद हमारा क्या है, 43 का 4 क्या बात करता है, अरेस्ट की पावर किसी ऐसे पर्सन की डेथ कॉज करने का राइट नहीं देती जो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल ऑफेंस का एक्यूज नहीं है। जब एक्यूज ने कोई ऐसा अपराध किया ही नहीं है जिसकी पनिशमेंट डेथ और डेथ है या फिर एलआई है, तो आप उसको अरेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप उसको डेथ जो है उसकी कॉज कर दें या फिर उसको एलआई, तो फिर आप उसकी डेथ कर दें, ऐसा नहीं, ठीक है। वो जो करते हैं ना एनकाउंटर वगैरह होते हैं, तो फिर जैसे डेथ भी हो जाती है, तो ऐसे में अब उस एक्यूज ने तो ऐसा क्राइम ही नहीं किया था जिसकी डेथ की सजा है, ठीक है। तो अरेस्ट करने के लिए आप ऐसे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, कोई भी नेसेसरी मीन्स हम उसको यूज कर सकते हैं, तो फिर अगर डेथ और एलआई नहीं करिए तब आप जो है डेथ कॉज नहीं कर सकते। फिर कहा गया एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस को छोड़कर वुमेन को, देखो जब बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस है तब तो बात अलग है, नहीं तो आप वुमेन को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं करेंगे। प्रोविजन ने ये कहा एक्सेप्शनल सरकमस्टेंसेस में, अगर एक्सेप्शनल सरकमस्टेंसेस है मतलब सनसेट के बाद अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वुमेन पुलिस ऑफिसर को क्या करना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ा रही हूँ। वुमेन पुलिस ऑफिसर को रिटर्न रिपोर्ट देकर, ठीक है, रिटर्न रिपोर्ट देकर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन लेनी होगी, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद सेक्शन 44, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, ये कह रहा है यदि पुलिस वारंट, ठीक है, यदि पुलिस या वारंट ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है कि जो वांटेड पर्सन किसी प्लेस में है, तो वहां रहने या उसके चार्ज में रहने वाले पर्सन फ्री इनग्रेस और सर्च की रीजनेबल फैसिलिटीज देगा, ठीक है। पुलिस वहां अरेस्ट करने आ रही है तो आपको क्या है, असिस्ट करना पड़ेगा, आपको पुलिस की हेल्प करानी पड़ेगी भाई, ठीक है। 44 का 2 ये कह रहा है, अगर एंट्री नहीं मिल रही है और अथॉरिटी और पर्पस बताया है आपने कि हम इसको अरेस्ट करने आए हैं, तो एडमिशन डिमांड करने के बाद क्या होगा, पुलिस अरेस्ट के लिए डोर विंडो को तोड़ के एंटर कर जाएगी, ठीक है। 44 का 2 प्रोविजन ये कहता है, यदि अपार्टमेंट में एक ऐसी वुमेन रहती है, ठीक है, जो अरेस्ट होने वाले पर्सन नहीं है, ठीक है, यदि अपार्टमेंट में ऐसी वुमेन रहती है जो अरेस्ट होने वाली पर्सन नहीं है और कस्टम के अनुसार वो पब्लिक में अपेयर नहीं होती है, तो आप उसको पहले विड्रॉ करने का नोटिस देंगे और रीजनेबल फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है, कि हम ऐसे अरेस्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ, ये सब चीजें। 44 का 3 ये कहता है,
अरेस्ट के पर्पज से लॉफुल एंटर करना, ठीक है, अरेस्ट के पर्पज से लॉफुल एंटर करके एक डिटेन हुए पुलिस ऑफिसर, एंटर करके डिटेन्ड हुए पुलिस ऑफिसर या अन्य ऑथोराइज पर्सन को लिबरेट करने के लिए डोर विंडो ब्रेक ओपन किया जा सकता है। अब क्या हुआ, अब पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अंदर है, वो बाहर से ताला लगा के भाग गया, जस्ट किडिंग, ठीक है, वो भी तोड़ सकते हैं बेसिकली अपने आप को लिबरेट कराने के लिए, ठीक है, वो पुलिस ऑफिसर या अनऑथराइज पर्सन, ठीक है, लिबरेट कराने के लिए फिर आप क्या है तोड़ सकते हैं। अब आ जाइए परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन। क्या हुआ, पुलिस ऑफिसर जिस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज है, उसका इंडिया में से किसी भी प्लेस तक, उसके पीछे पीछे कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, एनीवेयर अरेस्ट करने के लिए। ये कहता है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन, मतलब अरेस्टेड पर्सन पर एस्केप रोकने के लिए जितना जरूरी हो उतना ही रिस्ट्रेन लगाओ, उससे ज्यादा रिस्ट्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। 47 ने ये कहा, बिना वारंट अगर आपने अरेस्ट किया है किसी पर्सन को, तो उसे तुरंत ऑफेंस के पूरे पर्टिकुलर बताने हैं कि देखो हमने इसलिए आपको अरेस्ट किया था बिना वारंट, ठीक है, और अरेस्ट के ग्राउंड्स ही बताने हैं कि ये ग्राउंड्स हैं, ठीक है, आपको उसके ग्राउंड्स ही बताने हैं। उसके बाद है 47 का 2, नॉन अवेलेबल अगर ऑफेंस है तो एक्यूज को छोड़कर बिना वारंट अरेस्टेड पर्सन को, नॉन अवेलेबल ऑफेंस के एक्यूज को छोड़कर बिना वारंट अरेस्टेड पर्सन को, बिना वारंट अरेस्टेड पर्सन को उसके बेल के राइट और श्योरिटीज अरेंज करने के अधिकार की जानकारी दी जाएगी। इसका मतलब जो बेलेबल ऑफेंस कर रहा है किसी एक्यूज ने, आपने उसको अरेस्ट किया है, तब आप उसको बताएंगे कि ये बेलेबल ऑफेंस है, आप बेल पर, आपके पास राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, आप बेल पर रिलीज हो सकते हैं और श्योरिटी अरेंज कर सकते हैं, मतलब आपको बताना पड़ेगा। 48 ये कहता है कि अरेस्ट और डिटेंशन जो प्लेस है कि आपने उसको कहाँ अरेस्ट किया है, कहाँ डिटेन कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तुरंत अरेस्टेड पर्सन के जो नॉमिनेटेड रिलेटिव फ्रेंड अदर पर्सन तथा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को दोगे, ठीक है। 48 ये कहता है पुलिस स्टेशन आते ही पुलिस क्या करेगी, अरेस्टेड पर्सन को इस राइट की इन्फॉर्मेशन देगी कि आपके पास सारे अधिकार हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन में ये एंट्री मेंटेन की जाएगी कि अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन किस पर्सन को दी गई है, आपको ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और 48 का 4 ये कहता है मजिस्ट्रेट ये सेटिस्फाई करेगा कि जो 48 की 2 और 3 की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हुई है, बताया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके राइट्स के बारे में उसको बताया गया है, सेटिस्फाई मजिस्ट्रेट को खुद भी करना पड़ेगा कि हाँ पुलिस ऑफिसर ने इसको ये सब बातें बता दी है। 49 ये कहता है बिना बेल वाले जो है वारंट पर अरेस्टेड, अगर जैसे कि बिना बेल वाले वारंट पर अरेस्ट किया है, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस पर बेल फर्निश ना कर पाने वाले या लीगली बेल के लिए एंटाइटल ना होने वाले पर्सन की सर्च की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद कहा गया जो नेसेसरी जो आपने मतलब वियरिंग अपैरल है उनको छोड़कर जो भी आर्टिकल्स मिले हैं उनको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा, ठीक है। और जो सीज्ड आर्टिकल्स की आप पूरी रिसीट तैयार करेंगे और ठीक है बताएंगे और फिर आप उस अरेस्टेड पर्सन को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फीमेल की सर्च तो दूसरी फीमेल द्वारा स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, ये याद रखना, उसी के साथ की जाएगी, ठीक है, मतलब थोड़ा डिसेंसी के साथ आप उनका जो है सर्च कीजिए। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, इसमें कहा गया है कि जो पुलिस या जो अरेस्ट करने वाले जो पर्सन है वो अरेस्टेड पर्सन के पास जो भी ऑफेंसिव जो है वेपन्स मिले हैं उनको तुरंत सीज कर लेगी और जो कंसर्न कोर्ट है या जो कंसर्न ऑफिसर है उसको डिलीवर कर देगी। सेक्शन 51 अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से 51 से अभी तक तो जो मैंने पढ़ा है ठीक है, इसमें से 35 वगैरह इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सुनो, यदि अरेस्टेड पर्सन की मेडिकल एग्जामिनेशन से ऑफेंस का एविडेंस मिल सकता है, यदि जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है आपको लग रहा है कि अगर हमने इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया तो ऑफेंस से रिलेटेड ऑफेंस मिल सकते हैं, तो पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कि आप इसका एग्जामिनेशन कर दो, तो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद फीमेल का अगर एग्जामिनेशन केवल फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही किया जाएगा। फिर मेडिकल जो प्रैक्टिशनर एग्जामिनर है उसकी रिपोर्ट को आप बिना डिले के आईओ को भेजेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे एमपी ईआर, ठीक है, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर है एमपी, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट को आईओ को भेजेंगे बिना डिले के। अब पता है यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो बात हुई है वो बिना डिले की हुई है, जो पर्सन आपने जो अरेस्टेड पर्सन की एग्जामिनेशन की है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें जब रेप विक्टिम का आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तब जो है आप कितने टाइम में भेजेंगे आपको वो याद रखना है। उसके बाद है हमारा 51 का एक्सप्लेनेशन
एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। फिर आ जाए सेक्शन 52 एग्जाम, ये वन लाइन वाले हैं कि जो एक्यूज पर्सन, जो पर्सन एक्यूज या रेप का, उसका भी एग्जामिनेशन जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर अरेस्टेड पर्सन का भी एग्जामिनेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, सेक्शन 54 में डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड पूछा जाता है। फिर हमारा सेक्शन 55 पुलिस ऑफिसर डिप्यूटिंग सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, सिंपल सेक्शन बेस्ड है, कभी कभी पूछ लेते नहीं भी पूछते। फिर उसके बाद है हेल्थ और सेफ्टी जो है अरेस्टेड पर्सन की, उसका आप ध्यान रखेंगे। सेक्शन 57 ये कहता है, अब इम्पोर्टेंट है, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया ना विदाउट वारंट, आप बिना डिले किए हुए, ठीक है, और बेल के प्रोविजन के अधीन रहते हुए आप क्या करेंगे, उसे मजिस्ट्रेट, देखो अरेस्टेड पर्सन को जुडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के सामने लेके जाएंगे। 58 के अंदर बात की गई है 24 आवर्स की, क्या पुलिस को बिना वारंट, जब आपने अरेस्ट किया है पर्सन को विदाउट वारंट, तो रीजनेबल पीरियड से अधिक कस्टडी में आप डिटेन नहीं कर सकते, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोड्यूस करना होगा, एक्सक्लूड किया जाएगा जर्नी को। 59 ये कहता है कि जो आप यहाँ पर रिपोर्ट जो है आप डीएम को देंगे, सारी जितनी भी आपने जो है अरेस्ट वगैरह किए हैं, है ना, पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा, जो बिना वारंट अरेस्ट किए गए हैं पर्सन, उनकी रिपोर्ट डीएम को देगा और उसके डायरेक्शन पर एसडीएम को देगा। 60 ये कहता है, अगर जो पुलिस ने अरेस्ट किए, पुलिस द्वारा अरेस्टेड पर्सन को केवल बॉन्ड, बेल बॉन्ड या मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पर ही डिस्चार्ज किया जा सकता है, जो अरेस्ट कर लिया है उसको डिस्चार्ज की बात की गई है। 61 ये कहता है, लॉफुल कस्टडी से अगर कोई पर्सन भागा है, ठीक है, और उसको रेस्क्यू करना है, तो कस्टोडियन जो है उसके तुरंत परस्यू करके इंडिया में किसी भी प्लेस पर अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है 63, 61 और 62 में सिंपल सी बात की गई है कि कोई भी अरेस्ट बीएनएसएस या अरेस्ट प्रोवाइड करने वाले अन्य लॉ के अनुसार ही किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 62 तक, और हमारा 62 तक है। उसके बाद हमारा समन वाला स्टार्ट होगा, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया, इतना अच्छे से समझ लिया है, तो आपको अपने लिए एक अपने लिए क्लैप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक वही पहुंचेगा जो पेशेंस रख पाएगा। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, राजस्थान एपीओ में आप ऐसा मत समझना कि बहुत इजी आने वाला है, नहीं आने वाला, कुछ भी पूछा जाएगा, इसलिए हर एक चीज बता रही हूँ। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता है कि कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है, पहली बात तो पूरी पीडीएफ को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लग जाता है, और ये सब सिर्फ मैं आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पूरा बीआरएफ पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, चीजों को समझ नहीं आता है, और इवन सबके लिए एक डाउट जो है मन में ना रह जाए, ऐसा उसके लिए आपको क्रिस्टल क्लैरिटी से पढ़ना चाहिए, सबके लिए जरूरी होता है। इसलिए मैंने उस पर्पज से थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ाना स्टार्ट किया है। अगर आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, मैंने टेस्ट सीरीज को बनाया है, और वो टेस्ट सीरीज इतनी शानदार है, हर एक जैसे पढ़ाती हूँ, हर सब्सेक्शन, हर एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। अगर आप साथ के साथ टेस्ट सीरीज लगाते चलेंगे, वीडियोस देखते चलेंगे, तो ट्रस्ट में आपको एपीए क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा जो इंक्वायरी नंबर है वो है 9999161587, उस पर कॉल कर सकते हैं, अपना जो है टेस्ट सीरीज मंगा सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।